नमस्कार साथियों। स्वागत है हमारी एक नए वीडियो में आप सभी का। साथियों, हमारी जो क्लास ये हो रही है काफ़ी टाइम बाद हो रही है। कुछ वक्त हमने ब्रेक लिया था कुछ वजहों से। उस वजह से कुछ मैं वीडियो क्लास आपको नहीं दे पाया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अब हम आज जो डिस्कशन करेंगे वो मुख्य रूप से मानवेंद्र नाथ रॉय के ऊपर पर करेंगे। हमारे भारतीय जो राजनीति में एक क्रांतिकारी विचारक रहे हैं मानवेंद्र नाथ रॉय, उनके ऊपर आज हमारा डिस्कशन होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है ये विचारक, क्या है रहा है इनका जीवन काल, शुरुआती जीवन क्या रहा है, फिर उसके बाद समय दर समय चरणबद्ध तरीके से कैसे विकासात्मक ढंग से मानवेंद्र नाथ रॉय की जो विचारधारा है कैसे बदलती है। क्योंकि इनके साथ सबसे बड़ी, आपने अगर कुछ हद तक पढ़ा होगा, सबसे बड़ी बात इनके साथ ये देखी जाती है कि इनके विचार समय दर समय, क्षेत्र दर क्षेत्र और कहीं न कहीं राजनीतिक विचारधाराओं के परिप्रेक्ष्य में बदलते रहते हैं। इनके विचार एक प्रकार से विकासात्मक ढंग से हमें देखने को मिलते हैं। उनमें त्वरित रूप से तो विकास नहीं होता है, लेकिन एक क्रम की स्थिति में हमें विकास देखने को मिलता है। ये मुख्य रूप से 3 से 4 चरणों में हमें अलग-अलग विचारधाराओं का क्रम देखने को मिलता है। तो वही मुख्य रूप से एग्ज़ाम में है जो पूछे जाने की संभावना सर्वाधिक रहेगी। हम उसको डिस्कस करते हैं। चलिए, देखो हमारा जो टॉपिक है वो है मानवेंद्र नाथ रॉय, यानी भारतीय राजनीति विचारक, एक महान क्रांतिकारी विचारक मानवेंद्र नाथ रॉय। ठीक है, सबसे पहले हम इनके जीवन काल को समझते हैं। आखिर ये थे कौन, ये कैसे कहाँ से बिलोंग करते थे, किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, साथ में इनका जो पढ़ाई लिखाई है वो मुख्य रूप से किस क्षेत्र से होता है, और जो माता पिता है वो किस बैकग्राउंड के हैं, क्या इनकी जो शिक्षा है वो उनका उस पर माता पिता का प्रभाव ज्यादा रहता है या कहीं ना कहीं और भी अलग अलग क्रांतिकारियों का प्रभाव ज्यादा रहता है। ठीक है, सबसे पहले हमें बेसिक बात पता होनी चाहिए कि ये जो क्रांतिकारी है राजनीतिक चिंतन में सबसे इनका मौलिक, इनको और विवादास्पद विचारकों में से एक माना जाता है। मौलिक इसलिए इनको चिंतन में सबसे मौलिक इसलिए क्योंकि इन्होंने कुछ बातें स्पेसिफिकली खुद ही ओरिजिनेट करके दी हैं। उसमें किसी का कहीं ना कहीं योगदान नहीं है। खुद उनको कहीं ना कहीं त्वरित रूप से उनको उपज हुई है, उनको सैद्धांतिक रूप दिया है, उसको प्रॉपर एक क्रमबद्धता, एक वैज्ञानिकता प्रदान करके एक सिद्धांत में तब्दील करके दुनिया के सामने रखा है, उसको एक दर्शन के रूप में रखा है। तो वो चीज हमें मिलती है। साथ में इनको विवादास्पद स्थिति में इसलिए जाना जाता है क्योंकि इनके विचार कहीं ना कहीं बहुत ही रेडिकल थे। इन्होंने कुछ उग्रवादी घटनाओं से जुड़ा हुआ या क्रांतिकारी घटनाओं से जुड़ा हुआ कहीं ना कोई कार्य किया है। उसके बाद समय के साथ दुनिया के अलग अलग शहर देशों में, मैक्सिको हो गया है, बाद जर्मनी फ्रांस हो गया है, के बाद रूस हो गया है, ठीक है, फिर भारत आए हैं वापस। तो अलग अलग ऐसे देशों में इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। ठीक है, हिंसक प्रदर्शन को बढ़ावा देने, वर्ग संघर्ष की बात उन्होंने की है, इसलिए विवादास्पद इनको माना जाता है। इन्हें बौद्धिक यायावर इसलिए कहा जाता है, इंटेलेक्चुअल वांडरर कहा जाता है इसलिए क्योंकि इन्होंने अलग अलग देशों में यात्राएं की हैं और उन देशों में यात्राएं करने के साथ वहां पे क्रांतियों को बढ़ावा दिया है, वहां पे अलग अलग बातों को बढ़ावा दिया है, जिससे कहीं ना कहीं दिखता है कि हाँ, मानवेंद्र नाथ रॉय जो है एक जगह स्थिर होकर के कहीं ना कहीं चीजों को करने वाले नहीं है। ये कहीं ना कहीं बौद्धिक जो है विचारों को अलग अलग जगहों पर अलग अलग विचारधाराओं से जोड़ करके क्या करते हैं, विकास करते हैं और दुनिया को कहीं ना कहीं उससे परिचित भी कराते हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पे इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में क्या, किस तरीके से क्रांति को बढ़ाना चाहिए, किस दिशा में बढ़ाना चाहिए और किन किन जो है तरीकों का यूज करना चाहिए, माध्यमों का यूज करना चाहिए। वो सब बात इनके द्वारा बताई जाती हैं क्योंकि उनके विचारों में राष्ट्रवाद से साम्यवाद और अंततः मानववाद तक का गहरा परिवर्तन देखने को मिलता है हमें। कहां से कहां तक हमें बात पता होनी चाहिए। राष्ट्रवाद से साम्यवाद, कैसे वो राष्ट्रवादी थे, कैसे वो क्रांतिकारी थे, कैसे फिर साम्यवादी बन जाते हैं। क्रांतिकारी मतलब वो क्रांतिकारी गतिविधियों में, हिंसक जो गतिविधियां उनमें कहीं ना कहीं उनको बढ़ावा देने की बात करते हैं, फिर बाद में वो साम्यवादी बनते हैं और साम्यवादी से कैसे वो मानवतावादी बन जाते हैं। तो ये क्रम है अल्टीमेटली। अगर हमें एक लाइन में अगर इनको कवर करना है, एक पंक्ति में इनको अगर कवर करना है, तो हम यही कहेंगे कि कैसे बौद्धिक यायावर है जो राष्ट्रवाद से साम्यवाद और साम्यवाद से अंततः मानववाद, मानवतावाद या मानववाद या फिर नव मानववाद की तरफ क्या है, अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं, विचारों को ले जाते हैं। ये है भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक विचारक या फिर एक महत्वपूर्ण दार्शनिक, राजनीतिक दार्शनिक। इनको रोमांटिक रेवोल्यूशनरी ये वर्ड से भी इनको परिचित कराया जाता है। रोमांटिक रेवोल्यूशनरी क्योंकि ये बहुत ही उग्र थे, ये बहुत ही उग्र थे। 20वीं सदी का इनको जैकोबिन, जैकोबिनिज्म ऑफ 20th सेंचुरी भी कहा जाता है। जैकोबिनिज्म
भी जैकोनिज्म ऑफ 20th सेंचुरी भी इनको ये कहा जाता है। ये हमें बताता है कि कैसे हमारे मानवेंद्र नाथ रॉय, एम एन रॉय जो है, क्रांतिकारी गतिविधियों को पहली प्राथमिकता देकर के वर्ग संघर्ष जैसी बातों को बढ़ावा देते हैं। हिंसक खून बहाने के माध्यम से ही हमें आजादी मिल सकती है, संघर्ष हमें करना चाहिए, उसी के माध्यम से स्वराज मिल सकता है, इस तरीके की बातों को, और कहीं ना कहीं जो एक साम्यवादी व्यवस्था है तभी वो आ सकती है, इस तरीके के विचारों को हमें देखने को मिलते हैं, तभी हम इनको रोमांटिक रेवोल्यूशनरी कहा है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो हमें कुछ बातें और मिलेंगी इनके जन्म को लेकर के और इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को लेकर के, उनको समझते हैं, फिर उसके बाद हम इनके सिद्धांतों पर जाएंगे। सबसे पहले इनका जन्म देखें तो इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो जन्म के समय इनका मूल नाम पहले देखते हैं। मूल नाम इनका नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य है। बाद में अमेरिका में जाकर के नाम बदलते हैं मानवेंद्र नाथ रॉय। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को पता था ये बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं, बहुत बड़े दार्शनिक हैं, बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित कर सकते पूरे देश के युवाओं को, तो इनको पकड़ के नहीं, धर पकड़ इनकी स्टार्ट हो जाती है। तो ये छुप करके अपना नाम बदल करके क्या करते हैं, मानवेंद्र नाथ रॉय कर लेते हैं, वही आगे जाकर के प्रचलित नाम हो जाता है। लेकिन इनका जो ऑफिशियल नेम था वो नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य है। एम एन रॉय नाम उन्होंने अमेरिका में 1916 में अपना लिया था। उसके बाद इनका अगर जन्म तिथि की हम बात करें तो 1887 मानी जाती है। 1887 ये वो डेट है जिस दिन का जन्म होता है। 21 मार्च को अरबालिया जिला 24 परगना और पश्चिम बंगाल की ये निवासी है। ये हमारे मानवेंद्र नाथ रॉय। ठीक है, आप जैसे इनको देख सकते हो, ये मानवेंद्र नाथ रॉय है जो पश्चिम बंगाल के बहुत बड़े राजनीतिक विचारक हैं, क्रांतिकारी हैं, लेकिन बाद में विचारक बनते हैं। पिता दीनबंधु भट्टाचार्य हैं जो एक स्कूल में संस्कृत के शिक्षक थे, स्थानीय मंदिर के पुजारी भी थे। तो इनका जो कहीं ना कहीं यहाँ पे शुरुआती जीवन है, आप समझ सकते हो कि किस तरीके से जीवन होता है। एक शिक्षक के बेटे हैं ये। ठीक है, एक संस्कृत प्रकांड विद्वान है वो, पंडित पुजारी भी हैं, उनके बेटे हैं ये। तो प्रभाव पड़ेगा, कैसे प्रभाव पड़ेगा कि कहीं ना कहीं धार्मिकता का प्रभाव पड़ा। लेकिन धार्मिकता का कैसे प्रभाव पड़ा कि उसका एक विपरीत प्रभाव पड़ा इनके ऊपर। ये आगे जाकर के धर्म को यहाँ पे जो वही है एक बहुत ही बुरी ग्रसित परंपरा का विरोध करेंगे, वो है रूढ़िवादी परंपरा का। धर्म में बहुत बहुत पाखंड है, अंधविश्वास, उसका आगे जाकर के ये विरोध करेंगे। तो कुछ इन्होंने ऐसी चीजों को अनुभव किया, कुछ चीजों को ऐसे समझा, तो आगे जाकर के वर्ग संघर्ष में भी ये आगे जाकर के धर्म को निगेटिव मानते हैं, क्योंकि धर्म क्या करता है, इंसान को बांध करके रखता है। इंसान को अगर जंजीरों में जकड़ा गया है तो जंजीरों को भी वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मेरी तो यही नियति है, मेरा तो यही भाग्य में लिखा है। उन जंजीरों को तोड़ने के लिए कोई प्रयास नहीं करता इंसान। तो ये चीजें इन्होंने कहीं ना कहीं लोगों को परिचित कराई कि धर्म कहीं ना कहीं हमें छोड़ना पड़ेगा, हमें तार्किक होना पड़ेगा, तर्क की तरफ जाना पड़ेगा। तो तर्क पर बल देते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो इनकी माता का नाम है बसंत कुमारी। ठीक है, जो कौन है यहाँ पे, एक प्रकार से नॉर्मल टाइप एक गृहिणी होती है, जो हमें ज्यादा यहाँ पे उनके बारे में ऐसा कुछ खास यहाँ पे तथ्य मिलते नहीं है। इसके बाद इनका पारिवारिक प्रवेश जो होता है, वो उनका जन्म एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में होता है। यद्यपि बाद में वे घोर नास्तिक और भौतिकवादी बन गए, लेकिन बचपन में उन पर धार्मिक संस्कारों का प्रभाव पड़ता है। लेकिन धार्मिक संस्कारों का प्रभाव पड़ता है तो वो भी उनको कहीं ना कहीं और रैशनैलिटी की तरफ सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर आखिर जो चीजें ये धर्म में हो रही हैं, धर्म के नाम पे हो रही हैं, क्या वो सही हो रही हैं या गलत हो रही हैं, क्या वो होते रहने चाहिए कि नहीं होते रहने चाहिए, उन सबको यहाँ पे क्या है, जरूरी है जानना। तो ये आपको बातें पता होना चाहिए। इसके बाद अब हम समझेंगे यहाँ पे कैसे शिक्षा और विद्यालयीन उनकी जो जीवन है वो गुजरता है। शिक्षा के मामले में अगर हम बात करें तो एम एन रॉय की जो शिक्षा हुई है वो पारंपरिक कम हुई है, व्यवहारिक अधिक हुई है। पारंपरिक मतलब जो किताबी ज्ञान जो स्कूलों में ज्ञान दिया जाता है, स्कूली ज्ञान है, वो इन्होंने कम लिया है। स्कूली ज्ञान, किताबी ज्ञान जो पारंपरिक रूप से सभी लेते हैं, वो उन्होंने कम लिया है। उन्होंने व्यवहारिक चीजें सीखी हैं। व्यवहार में हमें कैसे रहना चाहिए, व्यवहार में हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या हमारे लिए जरूरी है। अब जैसे मुझे नौकरी करना है, ठीक है, मान लो मुझे एक टेक्नीशियन की नौकरी करना है, मुझे किताबें पढ़ाई जा रही हैं हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, राजनीति। मुझे टेक्निकल एजुकेशन, अगर टेक्निकल फील्ड में काम करना है तो मुझे टेक्निकल वाली चीजें पढ़ाओ, सीधी टू द पॉइंट। उसके अलावा अनावश्यक मुझे नहीं पढ़ना। मुझे अगर क्रांतिकारी बनना है, मुझे अगर इस देश के समाज के लोगों को यहाँ पे समानता की तरफ ले जाना है, साम्यवाद की तरफ ले जाना है, तो मुझे व्यवहारिक रूप से वही किताबें पढ़ना है, कार्ल मार्क्स की किताबें पढ़ना है, मुझे यहाँ पे ट्राटस्की की किताबें पढ़ना है, मुझे लेनिन को समझना है। इन सब चीजों को वो जानना चाहते थे, मुझे हीगल को समझना है, इस तरीके की बातों को बढ़ावा देते हैं। और वही टू द पॉइंट वो क्या है, व्यवहारिक ज्ञान की तरफ, व्यवहारिकता की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अब व्यवहारिकता की तरफ मतलब इसमें ये भी है कि वो जो भी अपने विचार लेके चल रहे हैं उनको कैसे व्यवहार में लाया जा सके। मुझे अगर क्रांति करना है तो कैसे उसको व्यवहार में लाया जा सके, उस पर उनका ज्यादा फोकस, उस पर ज्यादा उनका दिमाग रहता था। यहाँ पे उन्होंने स्कूली शिक्षा के साथ साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना शुरू किया कि
साथ साथ पैरेलली ये भी चलता रहेगा, क्योंकि अंतिम उद्देश्य उनका यही है। प्रारंभिक शिक्षा, शुरुआती पढ़ाई उनकी अरबालिया के एक प्राइमरी स्कूल में होती है। उसके बाद वो परिवार की कोंडलिया शिफ्ट हो जाने के बाद उनके स्कूल में भी वहाँ पे दाखिला होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 1905 के समय जब बंगाल का विभाजन हो रहा होता है ना, तो बंगाल का विभाजन होता है तो उसमें क्या होता है, बंगाल को बांटा गया था। किसके द्वारा बांटा गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा बांटा गया था। उसको दो भागों में बांट दिया था, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। तो इस पूर्वी बंगाल पश्चिम बंगाल के विभाजन को देख करके जब ये 13-14 साल के थे, तब उस वक्त कितने साल के थे? 13-14 साल के थे मानवेंद्र नाथ रॉय। तो उन्होंने इसका विरोध किया और कहा कहीं ना कहीं यहाँ पे अपने स्कूल में वायसराय जो लॉर्ड कर्जन थे उनका आगमन हो रहा था, तो उसको स्वागत समारोह का विरोध कर देते हैं ये, कि हम ऐसे व्यक्ति का यहाँ पे स्वागत नहीं कर सकते, मैं उसका पार्टिसिपेंट नहीं बन सकता, मैं उसका सहभागी नहीं बन सकता जिस व्यक्ति ने हमारे इस बंगाल को, हमारी इस प्यारी मातृभूमि को, इस जन्मभूमि को दो टुकड़ों में बांट दिया है। तो इस वजह से उनको उस स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है। अच्छा, तो ये सब हम जो पढ़ रहे हैं क्या ये काम का है? नहीं। लेकिन ये पृष्ठभूमि आपके दिमाग में बैठा देगा कि हाँ, ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति कितना राष्ट्रवादी है, कितना राष्ट्र प्रेमी है, कितना क्रांतिकारी है, ये हमें कहीं न कहीं इस चीज़ से परिचित कराता है। शिक्षा को मामले में हम अगर आगे देखें तो एक नेशनल कॉलेज में दाखिला लेते हैं अरविंदो घोष के। अरविंदो घोष आपको पता होना चाहिए शुरुआती स्तर पे गरम दल के एक नेता थे, लाल बाल पाल के साथ इनका नाम लिया जाता है। बाद में कुछ इनको अलीपुर षड्यंत्र केस में फंसा दिया जाता है, तो इन्होंने राजनीति संन्यास लेकर के पांडिचेरी पे एक अपना आश्रम स्थापित किया, ठीक है, और ओरोविलो में, ठीक है। तो वहां जाकर के ये दुनिया के समाज कल्याण में, दुनिया के कल्याण में और खास तौर पे मानव के कल्याण में बहुत सारे पठन पाठन का काम करते हैं, समाज सेवा का काम करते हैं। उन्हीं अरविंद जी के कॉलेज में यहाँ पे ये नेशनल कॉलेज जो है उसमें इन्होंने पढ़ाई की। क्रांतिकारी विचारों को, राष्ट्रवादी विचारों का इनका गहरा प्रभाव पड़ा। अरविंदो के उग्र राष्ट्रवादी विचार तो थे ही, साथ में उन्होंने किस तरीके से क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाया, उनका जीवन काल आखिर अरविंदो का कैसे रहा वो सीखा उन्होंने। साथ में उनके पठन पाठन का ज्ञान तो उन्होंने दिया ही। उसके बाद बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट, जो कि अब वर्तमान में क्या कहलाता है, जादवपुर यूनिवर्सिटी कहलाता है, वहां पे भी दाखिला लेकर के उन्होंने इंजीनियरिंग वगैरह की और केमिस्ट्री वगैरह की चीजों का अध्ययन किया, ठीक है। ये हो गया है। क्रांतिकारी गतिविधियों में पूरी तरीके से सक्रिय होने के कारण उन्होंने औपचारिक रूप से डिग्री पूरी नहीं कर पाए हैं। तो ज्ञान उनको सबका धीरे धीरे मिल रहा है, लेकिन उनके पास कुछ ऑफिशियल स्तर पे कुछ ऐसा खास ऐसा नॉलेज या फिर डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं है। अनौपचारिक रूप से हमारे लिए काम का है शिक्षा, क्योंकि औपचारिक शिक्षा तो उन्होंने कुछ ली है जो हमें पता है पूरी कहीं नहीं हो पा रही, कहीं हो पा रही है। अनौपचारिक रूप से हम बात करेंगे तो एम एन रॉय सेल्फ टॉट है, सेल्फ टॉट विद्वान, मतलब खुद के स्तर पे वो खुद को पढ़ाते हैं, खुद ज्ञान प्राप्त करते हैं और खुद यहाँ पे अपने आप को शिक्षित करते हैं। तो यही असली शिक्षा किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं मिल सकती है, बिल्कुल दुनिया की लाइब्रेरी में भी हुई है उनकी। मतलब कहने वाली बात यह है कि आपको अगर व्यवहारिक शिक्षा चाहिए तो आप जाओ कहाँ, धरती पर, फील्ड पर, आप जगह जगह घूमो, वहां पे आपको व्यवहार में कैसे चीजों को कैसे किया जाता है, कैसे करवाया जाता है, ये समझ में आएगा। आपको अगर मैनेजर बनना है तो आपको किताबों के पास नहीं जाना चाहिए, आपको एक फैक्ट्री में एक मैनेजर को देखना चाहिए, वो कैसे चीजों को डील कर रहा है, कैसे वो रियल टाइम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, सही समय पर कैसे उसने एक लीडरशिप क्वालिटी दिखा करके काम को पूरा करवा लिया लोगों से। तो ये चीजें उन्होंने कहीं ना कहीं व्यवहार में जाकर के सीखी कि हाँ, अगर मुझे क्रांति करना है तो मुझे समझना पड़ेगा, मुझे बंगाल की धरती में इधर उधर घूमना पड़ेगा, मुझे पूरे भारत का भ्रमण करना पड़ेगा, पूरे विश्व में समझना पड़ेगा आखिर समस्याएं क्या है लोगों की। मुझे अगर अंग्रेजों को खदेड़ना है यहाँ से तो मुझे यहाँ पे क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना पड़ेगा। क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेते हैं लेकिन अंग्रेजों की नजर में आते हैं तो छुप करके रहते हैं, गुरिल्ला वॉरफेयर करने की पद्धतियां निकालते हैं, अलग अलग देशों में भ्रमण करते हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देशों में, सिंगापुर जैसे देशों में छुप करके क्या क्या है, हथियारों को इकट्ठा करते हैं। मैक्सिको जाते हैं, वहां पे क्रांति को बढ़ावा देते हैं, अमेरिका जाते हैं, फिर रूस जाते हैं। तो ऐसे अलग अलग देशों में जाकर के वापस भारत आकर के अपने अपने जो व्यवहारिक ज्ञान है उसको बढ़ावा दे करके भारत में उसको यूटिलाइज करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में जैसे वो यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के पास में रहते थे। अब यूनिवर्सिटी में पास में रहने की वजह से उनका प्रभाव पड़ता है, आसपास बच्चों को देखते हैं, लाइब्रेरीज को देखते हैं, तो वो कार्ल मार्क्स, समाजवाद और पश्चिमी दर्शन का उनके पास क्या है, कलेक्शन हो जाता है और वो समझते हैं, पढ़ते हैं, लाइब्रेरीज में जाते हैं। उसके बाद मैक्सिको में उन्होंने स्पेनिश भाषा भी सीखी और लैटिन अमेरिकन राजनीति, मार्क्सिज्म, इन सब से जुड़ी हुई किताबों को बहुत अच्छे से समझा। अब जब इन किताबों को पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा उनके जीवन में, और वो कहीं ना कहीं क्रांतिकारी विचारों में जो वर्ग संघर्ष की राजनीति है, वर्ग संघर्ष की प्रणाली है, माध्यम है, मेथड है, ये अब यूज करेंगे। अभी क्रांतिकारी करना वो एक प्रकार से जो है ना, क्रांति करना हथियारों के माध्यम से, संघर्ष के माध्यम से उन्होंने सीखा, लेकिन अब एक वर्ग को
तैयार करके उसको संघर्ष करवाने की तरफ प्रेरित करना, ये उन्होंने कहीं कार्ल मार्क्स से सीखा। ये चीजें हम यहाँ पे समझेंगे। अब देखो उनके ऊपर अगर प्रभाव की बात करें, तो जब जीवन काल उनका आगे बढ़ रहा था तो उनका एक पहला चरण आता है जीवन का, एक दूसरा चरण आता है, एक तीसरा चरण आता है, ठीक है। जीवन के अलग अलग चरणों में वो अलग अलग प्रकार की विचारधाराओं को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर हम पहले चरण की बात करें तो पहले चरण होता है राष्ट्रवादी क्रांतिकारी। इसमें वो क्या करते हैं कि 1905 से 1915 तक का समय था उनके जीवन का। इसमें वो क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भारतीय संस्कृति को ज्यादा महत्व देते हैं, हिंदू पुनरुत्थानवाद को, ब्रिटिशर्स का विरोध करते हैं। इसमें वो करते क्या है, भारत की आजादी के लिए काम करते हैं मुख्य रूप से। इसमें उन्होंने, उनके ऊपर जो प्रभाव पड़ा है इस फेज में, इस चरण में उनके ऊपर मुख्य रूप से जो प्रभाव पड़ता गया है, उनकी गतिविधियां बदलती गई हैं, तो उसमें मुख्य रूप से बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम आता है, जिसका आनंद मठ नाम का जो एक रचना है, आपने पढ़ा होगा, समझा होगा कि वंदे मातरम जो लिया गया है, इसी से लिया गया है वंदे मातरम की लाइंस। तो वंदे मातरम में क्या दिखाता है, वंदे मातरम देश के प्रेम को, देश हमारे इस धरती के धरती माता के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करता है ना। तो इसको कहीं ना कहीं प्रस्तुत करने के माध्यम से यहाँ पे चटर्जी क्या कर राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। तो यही राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्रेम की भावना एम एन रॉय के अंदर भी देखी जाती है। स्वामी विवेकानंद का प्रभाव पड़ा है उनकी कर्मयोग सेवा, सेवा भाव को। जिस तरीके से स्वामी विवेकानंद ने कर्म योग के माध्यम से दुनिया को बदलने का काम किया है, भारतीय संस्कृति से परिचित कराया, तो उसको भी ये कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं। अरविंदो घोष नेशनल कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, तो अरविंदो घोष के उग्र राष्ट्रवाद का प्रभाव पड़ता है, सेवा का प्रभाव पड़ता है विवेकानंद से, और राष्ट्र प्रेम का प्रभाव, राष्ट्रवाद का प्रभाव पड़ता है बंकिम चंद्र चटर्जी से। बाघा जतिन, जिसको जतिन नाथ मुखर्जी कहा जाता है, ये इनके राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। इन्होंने, राय ने कहा था कि जतिन दा एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनकी आज्ञा मैं बिना तर्क के मान सकता हूँ। एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मैं बिना तर्क के फॉलो कर सकता हूँ। ये तर्क के इतने बड़े पुजारी थे मानवेंद्र नाथ रॉय, कि किसी भी बात को बिना तर्क के मानते, एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। तो ये बात हमें पता होना चाहिए एम एन रॉय के बारे में, कि ये बिना तर्क की कोई बात नहीं मानते थे, लेकिन बाघा जतिन की कही गई बात को बिना तर्क के मान लेते थे। ये इन्होंने खुद एक कथन के रूप में कहा है। विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर की बातों से भी परिचित थे, बताया आप लोगों को। लंदन में सावरकर से उनकी संक्षिप्त मुलाकात हुई थी, जिससे उनकी क्रांतिकारी जो सोच है इसको पक्का और कर दिया, कि हाँ, ये सावरकर से मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं और एग्रेसिवली क्या कर रहे हैं, क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं या कर रहे हैं, ठीक है। सावरकर इनसे सीनियर हैं, उनका प्रभाव भी एम एन रॉय के ऊपर पड़ा है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो और किसका प्रभाव पड़ा है, अगर हम देखें घटनाएं, तो बंगाल विभाजन का प्रभाव पड़ा है। 1905 में बंगाल विभाजन की घटना घटित हुई। इस घटना में क्या था, जब वो बच्चे थे, स्कूल के स्टूडेंट थे, तो नरेंद्र नाथ रॉय यहाँ पे क्या है, एग्रेसिव हो जाते हैं कि ऐसे कैसे ये हो सकता है, हमारे इस प्यारे राज्य को बांट दिया अंग्रेजों ने। तो ये चीजें उनको दिमाग को बहुत ही घर कर जाती हैं। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव पड़ता है। इस युद्ध में कहीं की जर्मनी की मदद से अंग्रेजों को हराया जा सकता था, हराया जा सकता है। इस प्रकार के जो है चीजों को उन्होंने सोचा था कि हमें जर्मन का, इंडो जर्मन एक वो अलायंस टाइप का, या हमें क्या करना चाहिए, एक गठबंधन करना चाहिए और इसमें अंग्रेजों को भगा देना चाहिए देश से। तो इस तरह की बातें उनकी थी, ठीक है। अब सेकंड जो फेज आता है, सेकंड फेज में वो हो गए मार्क्सवादी साम्यवादी। क्या हो जाते हैं वो, मार्क्सवादी साम्यवादी हो जाते हो। मार्क्सवादी साम्यवादी आपको पता होना चाहिए कि किस अप्रोच में काम करते हैं। देखो मार्क्सवादी और साम्यवादी, ये पश्चिमी समाजवाद, मजदूर आंदोलन और तर्कवाद को बढ़ावा देता है। पहली बात तो ये धर्म को नहीं मानते हैं। अब देखो मार्क्सवादी धर्म को अफीम मानते हैं, तो धर्म को मानना, कौन सा धर्म, वही अंधविश्वासी रूढ़िवादी धर्म को मानना बंद कर दिया। दूसरी बात यहाँ पे लिखा है मजदूर आंदोलन, तो मजदूरों के माध्यम से संघर्ष को बढ़ावा देकर के हमें आजादी या स्वराज या स्वतंत्रता की तरफ जाना चाहिए। हमें अगर उस बेड़ियों को तोड़ना है तो हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, खास तौर पे वो शोषित वर्ग। अगर हमें इस अंग्रेज पूंजीवादी सरकार से मुक्ति पानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। ये बात यहाँ पे इकट्ठा भी किसको, मजदूर वर्ग को, किसान वर्ग को। पश्चिमी समाजवाद के माध्यम से इन्होंने उस पश्चिम में जो रूस में जो समाजवाद है, तो उसको यहाँ पे परिलक्षित करने की बात करी है कि वो कहीं ना कहीं हमारा एक बहुत बड़ा रोल निभा सकता है इसमें। वो अमेरिका और मैक्सिको पहुंचने पर राय की विचार पूरी तरह बदल गए, यहाँ पे वो कहीं ना कहीं मार्क्सवादी हो गए। माइकल बोरोदिन, आपको पता होना चाहिए, रूसी बोल्शेविक एजेंट, मैक्सिको की राय से मिला था, ठीक है। अब क्या हुआ, मैक्सिको में राय जो है, एम एन रॉय है जो, उनसे किसकी मुलाकात होती है, बोरोडिन से होती है, बोरोदिन जिसको बोल सकते हो आप। इस माइकल बोरोदिन, ये जो एक प्रकार का बॉल्शेविक, रूसी बॉल्शेविक एजेंट है, इससे कौन मिलते हैं, एम एन रॉय, हमारे एम एन रॉय साहब मिलते हैं। जैसे ही मिले इन्होंने, इन्होंने मार्क्सवाद सिखाया और लेनिन से मिलवाया, ठीक है।
ये कहीं न कहीं नेट में भी एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, आपको इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि वो कौन व्यक्ति था जिसने लेनिन से एम.एन. रॉय को मिलवाया था, तो वो बोरोडिन का नाम याद रखना है, ठीक है? माइकल बोरोडिन। अब ये बोरोडिन जो है यहाँ पे इस तरीके से क्या है, एक जो है मार्क्सवाद या फिर जो साम्यवाद की विचार है वो दुनिया के अलग-अलग देशों में ले जाने का काम कर रहे हैं। रूस के एजेंट दुनिया भर में घूम रहे होंगे। तो मैक्सिको में यहाँ पे बोरोडिन से मुलाकात एक एजेंट से हो जाती है एम.एन. रॉय की। यहाँ पे वो कार्ल मार्क्स, मार्क्सिज्म इन सबको समझते हैं और न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी में मार्क्स की कैपिटल और अन्य और अलग-अलग जो ग्रंथ है उनको पढ़ते हैं, समाजवाद को जानते हैं। लेनिन मॉस्को में लेनिन के साथ जब बोरोनिन के माध्यम से मुलाकात करते हैं, काम करते हैं, तो बहस करने में राय की अंतर्राष्ट्रीय समझ को विकसित हुई। कहीं न कहीं यहाँ पे वो एक इंटरनेशनल लेवल की जो अप्रोच है, कैसी अप्रोच कि मैक्सिको में उन्होंने काम कर लिया है, अमेरिका में काम कर लिया है, रूस में जाकर के वो काम कर रहे हैं। तो रूस में जाकर के उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ रही है कि उन्होंने मैक्सिको में रूस के बाहर पहली एक साम्यवादी क्रांति को सफल करके दिखाया है, ये वो व्यक्ति है। और लेनिन भी उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कि एकमात्र व्यक्ति जिसने मेरे अलावा एक देश में किसी और देश में क्या किया है, क्रांति को सफल करके दिखाया साम्यवादी क्रांति, तो वो है यहाँ पे एम एन रॉय। ठीक है, एक तो लेनिन थे जिन्होंने रूस में सफल क्रांति की थी, रूसी क्रांति, साम्यवादी क्रांति, उसके अलावा यहाँ पे एम एन रॉय ने की है मैक्सिको में। इसके बाद अगला नाम आता है, यहाँ पे अगला पॉइंट आता है दूसरे चरण का, यहाँ पे ये है कि कुछ घटनाएं भी यहाँ पे इनके साथ घटित होती हैं, जिसका भी इनके साथ मार्क्सवाद वाले फेज में कुछ बदलाव होता है। जैसे रूसी क्रांति को हम बोल देंगे, रूसी क्रांति 1917 में हुई है, वही सेकंड वाले फेज में। 1915 तक तो फर्स्ट फेज था, पहला चरण था उनके जीवन का, जब वो राष्ट्रवादी क्रांतिकारी थे। लेकिन जैसे ही फेज सेकंड फेज में वो रूसी क्रांति का सफल रूप देखते हैं ना, उनको लगता है, विश्वास हो जाता है, हाँ वाकई ये बोल्शेविक क्रांति, ये रूसी क्रांति जिसको हम बोल्शेविक कहते हैं, आपको पता होना चाहिए रूसी क्रांति में बोल्शेविक क्रांति होती है। बोल्शेविक होते हैं कुछ बहुसंख्यक लोग जिनका नेता होता है व्लादिमीर लेनिन। ये व्लादिमीर लेनिन जो है एक अक्टूबर क्रांति होती है। अक्टूबर क्रांति एक फरवरी में हुई थी, एक्चुअली एक फरवरी में होती है और एक अक्टूबर में होती है क्रांति। तो उस अक्टूबर क्रांति में क्या करते हैं, ये बढ़ावा देते हैं किसको, समाजवादी चीजों को। कहानी में अगर हम देखा जाए तो देखें तो मुख्य रूप से रूसी क्रांति हुई थी 1917 में। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो वहां का जार था निकोलस सेकंड, उस निकोलस सेकंड ने बहुत अत्याचार किया था गरीबों के ऊपर। उनको ना तो खाने को कुछ था, ना उनके पास, मजदूरों के पास बहुत अच्छी व्यवस्था थी रहने खाने की, ना उनके पास कुछ अच्छा जीवन था। लेकिन स्टैंडर्ड बिल्कुल बर्बाद था, भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी से लोग मर रहे थे, त्रस्त थे। वैसे में निकोलस जार सेकंड क्या करता है, 1914 से 1918 के बीच में एक युद्ध हुआ, कौन सा, प्रथम विश्व युद्ध। उसमें भी रूस अपने सैनिकों को उड़ा देता है, वहां का राजा जार जो होता है, सार जिसको हम बोलते हैं, रशियन लैंग्वेज में ऐसे लिखते हैं और हिंदी में उसको जार लिखते हैं। तो जार निकोलस द्वितीय क्या करता है, 1914 से 18 के बीच में रूसी सेना को उतार देता है। वही मजदूर वही किसानों के जो बेटे हैं, बच्चे हैं, वही आगे जाकर के सेना में भर्ती हो रहे थे। तो अपने बच्चों को वो सेना में क्यों भेजें, ऐसे युद्ध में क्यों भेजें, वो नहीं चाहते थे। उन्होंने यहाँ पे समझा, उनका यहाँ पे समझना सही था और बिल्कुल उन्होंने विरोध किया। विरोध जो करता था निकोलस द्वितीय इनको मरवा देता था, जेल में डलवा देता था। एक व्यक्ति ऐसा यहीं पे था, वो है लेनिन, जिनके बड़े भाई को मरवा दिया गया, बहुत यातनाएं दी गई, उनके पिताजी को मरवा दिया गया, तो बहुत बुरी स्थिति से उनका परिवार भी गुजरा। तो लेनिन उन्हीं उसी परिवार से थे जो कहीं ना कहीं यहाँ पे उस जार का विरोध कर रहे थे। लेनिन ने समझ लिया कि मुझे, ठान लिया कि मुझे अपने परिवार का बदला लेना और खास तौर पे इस पूरे पूरे राज्य को, पूरे देश को इस जार से मुक्ति दिलानी है। और यहाँ पे क्रांति कर देते हैं, पार्टी बनाते हैं बोल्शेविक, और बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बनते हैं व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन यहाँ पे देखते हैं कि कैसे यहाँ पे हटाया जाए, इनको हटाने के लिए वो फरवरी क्रांति होती है 1917 में, फरवरी महीने 1917 में क्रांति होती है। उस क्रांति में होता ये कि जार को तो हटा दिया जाता है, लेकिन एक अंतरिम सरकार बनती है वहां पे, एक अस्थायी सरकार बनती है। अस्थायी सरकार ने भी एक गलती ये की कि उसने भी युद्ध में शामिल रहने वाला फैसला किया, विश्व युद्ध में शामिल रहेगी, विश्व युद्ध में रूस शामिल रहेगा और सेना भेजेगा, सेना वहां पे भेजी जाएगी और जर्मनी जैसे देशों से लड़ेगा। इस मामले में फिर लेनिन फिर से नाराज हो जाते हैं। लेनिन नाराज होता है, उस अंतिम जो अस्थायी सरकार थी, अंतरिम सरकार थी, उसको उखाड़ फेंकने के लिए वो क्या करते हैं, एक अक्टूबर में क्रांति करते हैं। इसलिए अक्टूबर की बोल्शेविक क्रांति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी में अंतिम रूप से लेनिन ने कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रूस में बनाई थी सत्ता प्राप्ति के बाद। उसके बाद वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी नई आर्थिक नीति लाते हैं, जिसमें वहां पे जो राष्ट्रीयकरण है जमीन का, वहाँ पे जो अलग अलग बैंक हैं उनका राष्ट्रीयकरण किया जाता है, जमीन को सरकारी नियंत्रण में लिया जाता है, राज्य के नियंत्रण में लिया जाता है। इस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाते हैं। फिर बाद में स्टालिन आते हैं, फिर निकिता क्रुश्चेव आते हैं, लियोनिड ब्रेजनेव आते हैं।
उसके बाद मिखाइल गोर्बाचेव आते हैं, उसके बाद वहाँ पे बोरिस एल्त्सिन आते हैं। तो ऐसे अलग अलग लीडर्स वहाँ पे देखने को मिलते हैं, और जो यहाँ पे इस रूस को या फिर इस सोवियत व्यवस्था को ताकतवर बनाते हो। लास्ट में मिखाइल गोर्बाचेव जाते जाते सोवियत संघ की व्यवस्था का विघटन हो जाता है। तो दो ध्रुवीयता का जो अंत है वो इस प्रकार से देखने को मिलता है। तो उसी कड़ी में यहाँ पे लेनिन के समकालीन यहाँ पे एम एन रॉय रूस में जाकर के इस क्रांति को देखते हैं, खुद अपनी आंखों से समझते हैं कि वहाँ पे कैसे चीजें बदल रही हैं। वहाँ कैसे इस रूस में अलग अलग और भी 14 गणराज्य मिल रहे हैं और सोवियत संघ बन रहा है। सोवियत संघ में 15 अलग अलग और भी देश शामिल हो चुके हैं, गणराज्य शामिल हो चुके हैं। तो 15 गणराज्यों से मिल करके सोवियत संघ बना है या यूएसएसआर बना है। ये उन्होंने देखा तो वो बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, प्रभावित होते हैं। साथ में वो चीनी क्रांति की विफलता 1927 में देखते हैं। कम्युनिस्टों की हार ने राय का मोह स्टालिन की नीतियों से भंग कर दिया। मतलब ये है, जब स्टालिन ने और लेनिन ने यहाँ पे खास तौर पे हम बात करें तो स्टालिन ने बाद में इनको चीन में क्रांति करने की जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन वो सफल नहीं करा पाए, तो वापस उनको आना पड़ता है। और सफल ना होने के पीछे कुछ कारण यहाँ पे स्टालिन के भी रहते हैं, ठीक है, कि उन्होंने सही यहाँ पे व्यक्ति सही पक्ष का चुनाव नहीं किया, जिस वजह से क्रांति असफल हुई। तो ये सब प्रभाव पड़ता है। लेकिन मुख्य रूप से लेनिन से इनकी बहस होती है। लेनिन की बहस में लेनिन एक बहुत समझदार व्यक्ति हैं, उस बहस को बहुत ही प्रोडक्टिव फॉर्म में समझ करके देख करके उसे सीखने का वो कुछ नजरिए रखते हैं। लेकिन स्टालिन है एक नंबर के तानाशाह, आतंकी टाइप की इनकी गतिविधियां होती हैं। आतंकी गतिविधि मतलब आतंक फैला के, आतंक मचा के रखा है पूरे रूस में इन्होंने। और 27 28 29 साल तक इन्होंने राज किया रूस पे। 1953 तक ये रहते हैं। 1924 से लेकर 1953 तक ये रूस के तनाशाह रहते हैं, सोवियत के तनाशाह रहते हैं। उसी वक्त यहाँ पे लेनिन से इनकी इसे एम एन रॉय से इनकी बहस हो जाती है, और इनको कहीं ना कहीं यहाँ पे इनको निकालने का जो है आदेश दे देते हैं, और इनको पार्टी से निकाल दिया जाता है। ठीक है। तो स्टालिन की तानाशाही और विरोधियों को मारने की नीति ने राय को मार्क्सवाद के प्रति संकालु बना दिया। कि जो स्टालिन यहाँ पे कर रहा है कि ना तो बहस यहाँ पे का मौका मिल रहा है, ना तर्क का मौका मिल रहा है। तो मार्क्सवाद का जो मुख्य सिद्धांत था वो तो यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। मार्क्सवाद साम्यवाद की बजाय तानाशाह व्यवस्था आ चुकी है, जो कि बहुत ही गलत है दुनिया के लिए। ऐसे में उनका दिमाग परिवर्तित होता है, वो वापस से एक नए विचार की तरफ वो जाते हैं। और वो नया विचार क्या है, वो नया विचार हम देखेंगे यहाँ पे। द्वितीय चरण या तृतीय चरण वो है मौलिक मानववाद, मानवतावादी या मानववादी। इसमें वो यूरोपीय पुनर्जागरण से प्रभावित होते हैं, विज्ञान और नैतिकता से प्रभावित होकर कुछ नए सिद्धांतों को प्रतिपादन करते हैं। जब वो जेल से छूटते हैं, एक्चुअली हुआ ये कि जब रूस से वो वापस आ रहे थे, जब मार्क्सवादी स्टालिन की तानाशाही प्रवृत्ति से उनका मोह भंग हो जाता है, तो भारत जब वापस आ रहे थे तो भारत आते साथ ही उनको पकड़ लिया जाता है अंग्रेज सरकार के द्वारा। 5 से 6 साल की उनको सजा हो जाती है। जेल से जैसे ही छूटते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने राय को एक आदर्श, एक दार्शनिक बना दिया। कैसे? मानवतावादी विचार दे करके। उन्होंने देखा कि यहाँ पे दुनिया जो है लड़ रही है, वापस से उसी विश्व युद्ध में इन्वॉल्व हो रही है, और भारत यहाँ पे क्या कर सकता है, भारत यहाँ पे मानवता का एक जो है उपदेश दे सकता है, या फिर एक अपना उद्देश्य या एक दिशा या एक मार्ग दिखा सकता है दुनिया को, मानवतावाद की तरफ ले जा सकता है। तो उन्होंने उस तरीके से विचार दिए और तर्क को यहाँ पे महत्वपूर्ण आधार मान करके आगे बात बढ़ाई। उन्होंने प्रमुख विचारकों से वो प्रभावित हुए। जब मौलिक मानवतावादी वो बने तो वो किन लोगों के विचार थे जिसका उनके ऊपर प्रभाव पड़ा, जिससे वो मौलिक मानवतावादी या फिर रेडिकल ह्यूमनिज्म या फिर न्यू ह्यूमनिज्म की तरफ चले जाते हैं। विशेषकर प्रोटागोरस के विचार उनके ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर। यूनानी विचारक है प्रोटागोरस, एक सोफिस्ट है, आपने पढ़ा होगा इनके बारे में। इनका कथन है कि मनुष्य ही सभी चीजों का मापदंड है, मनुष्य यहाँ पे केंद्र में होना चाहिए, मनुष्य को यहाँ पे आप बिल्कुल सेंटर में रखो, फिर उसके आधार पे हमें चीजों को देखना चाहिए। एपिक्यूरस, एपिक्यूरस आपने पढ़ा होगा। एपिक्यूरनवाद भी क्या है, एक विचारधारा है जो सोफिस्टों की विचारधारा है। ये भौतिकवादी दर्शन का प्रभाव इनके ऊपर पड़ता है, भौतिकवादी ये एपिक्यूरन्स होते हैं। यूरोपीय पुनर्जागरण, ये इसके विद्वान अगर हम देखें तो यूरोपीय पुनर्जागरण के विद्वान मुख्य रूप से यूरोप के तर्कवादी, जैसे अगर मैं बात करूं तो मैकियावेली, थॉमस हॉब्स जैसे लोगों का प्रभाव इनके ऊपर पड़ता है। भौतिकवादी दार्शनिकों की बात करें तो यहाँ पे लोकायत दर्शन, चारवाक दर्शन का भी गहरा अध्ययन उन्होंने किया, और इनका वेदों को नहीं लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण को इन्होंने माना है। ठीक है। तो ये बात हमें पता होना चाहिए, वेदों को तो नहीं माना। लोकायत, चारवाक दर्शन, चारवाक दर्शन वही भौतिकवादी दर्शन जो है ना, घी पियो सुख की बातें करता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो मैंने सुखवादी है, भौतिकवादी है, एकदम उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ावा दे करके चारवाक दर्शन देखा जाता है। अभी ऐसा क्यों होता है? जो व्यक्ति केंद्र में मानव को रख करके मानव के अनुसार चीजों को बढ़ावा दे,
कि मानव को अगर जिसमें चीज में सुख मिल रहा है वही उसको करना चाहिए। तो ऐसे में भौतिकवादी चीजें बढ़ती हैं, उपभोक्तावादी चीजें बढ़ती हैं। मानव को तो बहुत बुरी चीजें भी अच्छी लगती हैं, उस प्रकृति को नुकसान पहुंचा करके उसको अपना विकास करना अच्छा लगता है, तो वो भी सही मानते हैं। तो इनका थोड़ा सा मानवतावाद कैसा रेडिकल है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, उग्र मानवतावादी या उग्र मानववादी, कुछ ज्यादा ही भौतिकवाद की तरफ चला गया है। यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानवतावादी थोड़ा सा बैलेंस है, बहुत बैलेंस है, थोड़ा नहीं कहेंगे बहुत बैलेंस है। तो हम यहाँ पे लास्ट में जब ये डिस्कशन हो जाएगा तो हम दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानवतावादी और एम एन रॉय का जो उग्र मानवतावादी है, नव नव मानवतावादी है, रेडिकल ह्यूमनिज्म है, उसको हम क्या करेंगे, कंपेरेटिव स्टडी करेंगे, कंपेरेटिव डिस्कशन करेंगे, उसका तुलनात्मक एक अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे डिस्कशन हो जाता है। इसके बाद हम इसके इनके आगे के विचारों को समझते हैं अगले चरण में। और कुछ घटनाओं के बारे में अगर हम देखें तीसरे चरण में, तो घटना की बात करी जाए तो फांसीवाद का उदय, फासिज्म, हिटलर और मुसोलिनी के उदय ने राय को डरा दिया। उन्हें लगा कि अगर फांसीवाद जीत गया, मतलब वही मुसोलिनी का फांसीवाद जो इटली में था, तो मानवता खत्म हो जाएगी। तो मानवतावादी वो है, नहीं मानव को केंद्र में रखेंगे तो मानव की सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी क्या है, मानव के अधिकारों को बढ़ावा। मुसोलिनी और हिटलर जैसे लोग तो मानव के अधिकारों को कोई मानते ही नहीं है, उन्होंने कभी बल नहीं दिया इस चीज पर, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया इस मामले में, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया एम एन रॉय ने इस कैटेगरी में। द्वितीय विश्व युद्ध के मामले में अगर हम बात करें तो उन्होंने यह सोचने पर मजबूर किया कि राष्ट्रवाद और कम्युनिज्म दोनों ही युद्ध करवाते हैं। पहली विचारधारा उनकी और दूसरी विचारधारा उन्होंने यहाँ पे इसलिए त्याग दी, राष्ट्रवादी वो जो क्रांतिकारी विचार है और दूसरी जो एक ये मार्क्सवादी विचार है वो इसलिए त्याग दिए क्योंकि ये क्या करवाती है, मानवता के विनाश में योगदान देती है, युद्ध करवाती है। क्योंकि राष्ट्रवादी विचार हद पार कर दी यहाँ पे मुसोलिनी ने और हिटलर ने, कुछ ज्यादा ही राष्ट्रवादी हो गए हिटलर और मुसोलिनी, और जर्मनी के लिए इटली के लिए दोनों क्या कर गए, दुनिया के साथ लड़ गए। उसने उन्होंने अपना नुकसान तो करवाया ही, दुनिया का नुकसान करवा दिया। तो हद से ज्यादा राष्ट्रवादी होना क्या होता है, ये एम एन रॉय समझ गए हिटलर को देख करके, मुसोलिनी को देख करके, कि इनका राष्ट्रवाद क्या, हाँ इनको ले गया विनाश की तरफ ले गया, तो हद से ज्यादा राष्ट्रवादी नहीं होना चाहिए। और वही बात इन्होंने तानाशाही प्रवृत्ति मार्क्सवादी मार्क्सवादी विचारक यहाँ मार्क्सवादी जो एक नेता है स्टालिन, उनकी देखी, उनका भी उन्होंने देखा किस तरीके से ये भी युद्ध की तरफ चले गए हैं, तो उन्होंने इसको छोड़ दिया। इसलिए दुनिया को एक नई व्यवस्था मानवतावाद की तरफ या मानववाद की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, मानवता इंसानियत की तरफ जाना चाहिए। भारत का विभाजन 1947 में जैसे होता है तो राय सांप्रदायिकता के घोर विरोधी थे, वही धर्म के नाम पर जो राजनीति होती है, विभाजन के दंगों ने उन्हें राजनीति से विरक्त कर दिया और वे पूरी तरीके से दर्शन की ओर मुड़ गए, वो राजनीति का उन्होंने त्याग कर दिया। तो ओवरऑल हमारा यहाँ पे कंक्लूजन ये निकलता है कि आखिर शुरुआती पहले स्टेज में वो क्या है, राष्ट्रवादी हो, सबसे ज्यादा प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है बाघा जतिन जो उनके गुरु हैं। एक नंबर के यहाँ पे क्या है, वो बात करते हैं क्रांति की, एक नंबर बातें करते हैं वो कि हमारे लिए सबसे पहले प्रायोरिटी वाली बात होती है क्रांति करना। हमारे लिए सबसे जरूरी होता है कि हमें कैसे भी करके साम दाम दंड भेद करके हमें कैसे भी करके क्या करना है, अपने अधिकारों को लेकर के लड़ना है, खून बहाना है, संघर्ष करना है, हिंसा करनी है, तो हम करेंगे। इस तरह की बातें शुरुआती दौर में होती है, उसमें बंगाल विभाजन जैसी घटना जो है सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है, हमने देख ली। दूसरे स्तर पे दूसरे चरण में मार्क्सवादी हो गए जो कि मैक्सिको रूस में जाकर के हो जाते हैं, और माइकल बोरोडेन मार्क्सवाद के शिक्षक हैं जिनका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है, और यही आगे जाकर इनको लेनिन से क्या करवाते हैं, मुलाकात करवाते हैं। रूसी क्रांति आपको मैं बता चुका हूँ, बोल्शेविक कैसे यहाँ पे सत्ता स्थापित कर लेते हैं, उसके बाद लेनिन उनके शासक प्रमुख बनते हैं, स्टालिन आते हैं, है ना ये सब। उसके बाद थर्ड स्टेज में वो क्या बन जाते हैं, मानवतावादी बन जाती है, यूरोपीय पुनर्जागरण विचारक, उनका मुख्य रूप से प्रभाव पड़ता है। मुख्य रूप से हम यहाँ पे कहेंगे यूनानी, ठीक है, यूनानी विचारक। और भारत में अगर हम बात करें, भारत में हम बात करें तो यहाँ पे चार वाक, ठीक है, यूनानी, यूनानी सोफिस्टों का प्रभाव पड़ता है, सोफिस्टों का, जैसे एपिक्यूरियन हो गए हैं और पैटागोरस हो गए हैं, प्रोटागोरस हो गए हैं, और साथ में भारतीय चारवाक दर्शन का, जो कि मानव को केंद्र में रख करके विकास करने की बात करता है, मानव को केंद्र में रख करके विकास करने की, मानव इनका केंद्र में रहता है। ठीक है, मानव इनका केंद्र में रहता है। ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं, इसलिए क्या है, ये आत्मनिष्ठ ज्यादा है, ये इनके विचार आत्मनिष्ठ होते हैं, मतलब हर एक मानव को जिस चीज में सुख मिलता है वो उसको करना चाहिए, किसी को किताब पढ़ने में, किसी को खेल करके, किसी को खाना बनाने में, तो हाँ सबका सुख जो है अलग अलग होता है, तो मानव अपने अकॉर्डिंग अपनी चीजों को एडजस्ट कर लेगा, लेकिन हमें मानव केंद्रित रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें बातें समझ में आती है द्वितीय विश्व युद्ध की, और स्टालिनवाद वगैरह की चीजों से उनको बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, और आगे जाकर के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आपको पता है वो
इस प्रकार के जो अलग अलग क्रांतिकारी विचार है, मानवतावाद, ये मार्क्सवादी विचार हैं, और लास्ट में जो नव मानवतावादी विचार हैं, सबसे वो अलग होकर के कंप्लीटली मानववाद या दर्शन की तरफ चले जाते हैं, राजनीति का त्याग कर देते हैं। तो ये एम एन रॉय का एक निष्कर्ष है जीवन को लेकर के। यहाँ पे हमने उनका जीवन चरण प्रभाव देख लिया है कि हाँ, एम एन रॉय के विचारों का निर्माण, बाघा जतिन की वीरता, मार्क्स की आर्थिक दृष्टि। देखो, इनके जो विचार निर्माण हुए हैं वो कैसे हुए हैं। बाघा जतिन की वीरता यानी उनका जो देश के लेकर के, राष्ट्र को लेकर के वीरता एक दिखाई गई है, संघर्ष को लेकर के। मार्क्स की आर्थिक दृष्टि और पुनर्जागरण के वैज्ञानिकता वाले तर्क, इन सब का मिश्रण हुआ और उन्होंने कुछ भी दुनिया में देखा, जो कुछ भी उन्होंने दुनिया में देखा उसे लागू करने का प्रयास किया। तो व्यवहारिक बहुत थे वो, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें समझ में आ जाता है कि वो उन्होंने जीवन कैसे जिया। लास्ट में 2-3 बातें हैं जो आपको काम यहाँ पे दे सकती हैं, जैसे बाल्यकाल में उनसे जुड़े कुछ तथ्य हैं। 14 वर्ष की आयु में बंगाल के भूमिगत क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति, पूछ सकता है एग्जाम में, इसलिए एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में याद रखें कि 14 वर्ष की आयु में वो अनुशीलन समिति में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। वही अनुशीलन समिति जो भूमिगत होकर के, वही बाघा जतिन की अनुशीलन समिति भूमिगत होकर के क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाती है, इसलिए इनके गुरु जो है बाघा जतिन माने जाते हैं। पहली गिरफ्तारी की बात करें इनकी तो 1910 में हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र केस में, ठीक है। पूछ सकते हैं कि एम एन रॉय की पहली गिरफ्तारी किस केस में होती है, तो हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र केस में होती है। और धन जुटाने को लेकर के बचपन में क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए उन्होंने डकैती, पॉलिटिकल डकैती करने का, डालने में हिस्सा लिया और विदेश सेवा इनको मानते थे, जिस डकैती वगैरह करने को। बौद्धिक यायावर इनको कहा जाता है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि बौद्धिक यायावर किस विचारक को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है, किसको, ये कहा जाता है एम एन रॉय को। क्यों कहा जाता है, ऐसे शब्द से क्यों पर इनको संबोधित किया जाता है, क्योंकि उन्होंने औपचारिक शिक्षा कम ली है, बौद्धिक रूप से, दिमागी रूप से औपचारिक शिक्षा स्कूलों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाकर किताबों को पढ़ करके शिक्षा नहीं ली है उन्होंने, ये बहुत कम ली है। उन्होंने 17 से अधिक भाषाओं को सीखा है, जैसे अंग्रेजी, स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच और रूस, और दुनिया की अलग अलग विचारधाराओं को, अलग अलग सिद्धांतों को पढ़ा है। तो क्या स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज जाकर के पढ़ा है? नहीं, व्यवहार में, आसपास देख करके, समझ करके, चीजों को खुद प्रैक्टिकल महसूस करके इन्होंने एक्चुअल में इस प्रकार के जो है जीवन को जिया है। तो ये इनका क्या है, ये इनकी एक प्रकार की जो यात्रा रही है, चाहे जीवन बाल्यकाल हो, जीवन काल हो इनका, फिर उसके बाद अलग अलग चरण में इनके ऊपर कौन कौन सी चीजों का प्रभाव पड़ा है, ये हमने देखा। इसके बाद अगले चरण में हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगली क्लास में हम देखेंगे इनकी विचार यात्रा और इनकी विश्व यात्रा, इसका विवरण करेंगे। इसमें होगा क्या कि जैसे अभी हमने जो प्रभाव वाले सेक्शन देखा है कि पहले चरण में इनका जो जीवन काल था, उसमें पहले चरण में इनके जो विचार थे क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे, तो प्रभाव किसका पड़ा ये देखा। अगली अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे इनका जीवन जो अलग अलग जगहों पे गुजरा है, पहला चरण जो, तो उन्होंने कहाँ गुजारा है, किस जगह गुजारा है, वो क्या काम किए हैं, वो काम मैं बताऊंगा। अगला जो दूसरा चरण है मार्क्सवादी, तो किस देश में वो क्या काम कर रहे हैं, है ना, मैक्सिको में क्या काम कर रहे हैं, रूस में क्या काम कर रहे हैं। अगला चरण है फिर मानवतावाद या मानववादी, तो वो वहां भारत में आकर के वापस जो मानववादी हो जाते हैं, तो किस तरीके की गतिविधियों करके वो गतिविधियों को अंजाम दे करके मानववादी विचार प्रस्तुत करते। तो इसको हम क्या करेंगे, बहुत इत्मीनान से, बहुत डिटेल में, एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से डिटेल में समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू आप सभी को, एंड जय हिंद।